अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो साइकोलॉजी के रिलेटेड एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होती है और इसमें हम मुख्तलिफ़ चीज़ें देखेंगे कि एक तो ये कोऑपरेटिव लर्निंग की ज़रूरत क्यों पेश आई, इसका इंट्रोडक्शन, इसकी डेफिनेशन, प्रोसेस क्या है, इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, इसके बेनिफिट क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं, टीचर्स का रोल्स क्या होता है, गाइडलाइंस और गोल्स क्या हैं कोऑपरेटिव लर्निंग के। ये सब चीज़ें हम इस लेक्चर में देखेंगे। सबसे पहले चलते हैं कि कोऑपरेटिव लर्निंग जो है इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। देखिए, सोसाइटी कांट सर्वाइव विदाउट कोऑपरेशन, के कोऑपरेशन के बगैर सोसाइटी सर्वाइव नहीं कर सकती। लोगों को एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना पड़ता है और इंसान जो है इंसान का ज़रूरतमंद है। और सेम इन लर्निंग प्रोसेस के जैसे इसी तरह जैसे दुनिया का कोई काम जो है करने के लिए हम ये बंदा कोई नहीं कह सकता कि मैं अकेला ही ये काम कर लूँगा, उससे किसी न किसी की मदद की ज़रूरत होती है, साथ के मिल के चलना होता है। इसी तरह जो पढ़ाई का जो लर्निंग का कंसेप्ट है वो भी ऐसे ही है कि एक अकेला बंदा जो है वो लर्निंग उस तरह नहीं कर सकता जैसे वो जो है मिल के अपने दोस्त अहबाब के साथ वो लर्निंग कर सकता है। और इस लर्निंग में जो ग्रुप होता है उसका मेजर रोल होता है। और यानी कि ये जो कोऑपरेशन लर्निंग है ये ग्रुप के गिर्द घूमती है। इसमें क्या होता है कि एक पॉजिटिव कॉम्पिटेंसीज पैदा होती हैं कि ग्रुप के मेंबर अगर 5 मेंबर हैं, 6 मेंबर हैं, तो 2-3 उनमें परफॉर्म करेंगे तो बाकी 2-3 भी माइल होंगे कि हम भी परफॉर्म करें। यानी एक टीम प्लेयर की तरह, जैसे एक क्रिकेट टीम है, 11 जो उसके हैं प्लेयर हैं, तो तमाम प्लेयर जो इक्वल रोल्स अदा करते हैं और किसी एक की गलती जो है वो पूरी टीम को हरवा देती है। इसी तरह जो है वो जो कोऑपरेशन लर्निंग जो ग्रुप लर्निंग है इसमें पॉजिटिव कॉम्पिटेंसीज पैदा होती हैं, सभी लोग जो हैं वो अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसका इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं कि ये जो क्यों ज़रूरी है। देखिए, एक तो ये इस मेथड के ज़रिए जो है स्टूडेंट्स जो है इंगेज होते हैं एक दूसरे के साथ, और दूसरा एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस पैदा होती है उस टीम के अंदर। तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो सभी को फ़ायदा हो रहा होता है। यानी एक तो ये जो लर्निंग का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाता है, इंटरेस्टेड हो जाता है। इसके ज़रिए जो एक कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होते हैं वो हल हो जाते हैं। यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो टीचर जब समझाता है बच्चों को तो बच्चों को उनकी समझ नहीं आ रही होती, और जब वो अपने पेयर्स, अपने कोलीग्स, अपने दोस्तों से समझते हैं तो उनको उसकी समझ आ जाती है। तो यानी कि एक बड़े मसले जो होते हैं वो जब दोस्त आपस में मिल के पढ़ते हैं तो वो मसले हल हो जाते हैं। और इससे ये होता है कि उनका सोशल रिलेशन बिल्ड होता है कि बच्चों का आपस में मोहब्बत पैदा होती है, उनको आपस में रिलेशन कैसे रखना है वो उनको समझ आ जाती है। और इस तरह पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस पैदा होती है कि एक दूसरे के ऊपर जो उनका बिहाव तो होता है, एक दूसरे के ऊपर उनका जो है ना वो डिपेंडेंसी तो होती है, लेकिन पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंसी होती है कि अगर किसी मामले में एक स्टूडेंट को किसी के ऊपर डिपेंडेंसी है तो दूसरे मामले में उसको उसके ऊपर इंटरडिपेंडेंसी होगी। और इसके ज़रिए बच्चा जो है ना वो बहुत सी सोशल स्किल्स सीख रहा होता है कि यानी उसमें सोसाइटी में रहना कैसे है, किसी से के साथ बात कैसे करनी है, कब बोलना है, उसकी सुनने की सलाहियत बढ़ती है। तो यानी सोशल स्किल्स उसमें जो है वो कोऑपरेटिव लर्निंग से वो ज़्यादा होती है। तो उसके बाद जो है हम चलते हैं कि ये इसकी डेफिनेशन क्या है। Cooperative learning an instructional method that emphasizes students working together in small groups to complete a task or reach a common goal. In some cases, students may be responsible for each other learning. यानी कि कोई एक कॉमन गोल हासिल करने के लिए जब कोई ग्रुप बनाया जाता है और ग्रुप बना के उसमें के अंदर अपना टास्क कंप्लीट किया जाता है तो उसे ये कोऑपरेटिव लर्निंग कहते हैं। और समहाउ इसमें ये भी हो सकता है कि वो टीचर जब ग्रुप बना रहा होता है तो उसमें ग्रुप लीडर के ज़िम्मे लगाया जाता है या कुछ लोगों के ज़िम्मे लगाया जाता है कि इनको याद करवाना आपकी जिम्मेदारी, अगर इनको नहीं आएगा तो आप भी जिम्मेदार होंगे। All students will learn how to work cooperatively with others, compete for fun and enjoyment and autonomously on their own. यानी बच्चे उसमें इंजॉय भी कर रहे होते हैं, आपस में कोऑपरेट भी कर रहे होते हैं, लर्न भी कर रहे होते हैं, फन भी होता है और साथ में लर्निंग भी हो रही होती है। इसका प्रोसेस क्या होता है? देखिए, एक तो ये प्रोसेस में ये 3 तरह के ग्रुप्स जो है ना वो बनाए जाते हैं। एक होता है फॉर्मल ग्रुप, दूसरा होता है नॉन फॉर्मल ग्रुप, तीसरा होता है बेस लाइन ग्रुप। फॉर्मल ग्रुप वो होता है कि वो समहाउ फ्लेक्सिबल ग्रुप होता है, 5 से 6 स्टूडेंट होते हैं उसमें। और पर इसमें क्या होता है कि पहले ग्रुप बनाने से पहले उनका टेस्ट लिया जाता है कि कौन किस कैलिबर का है, और बाद में उनका ग्रुप बनाने के बाद उनकी बाद में दोबारा टेस्ट लिया जाता है। और ये जो है ना उनको कोई प्रोजेक्ट, कोई काम असाइन किया जाता है और एक उनमें मॉनिटर बनाया जाता है, लीडर बनाया जाता है। इस तरह ग्रुप बना के वो काम स्टार्ट करते हैं। दूसरा जो ग्रुप होता है, जो इनफॉर्मल ग्रुप होता है, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। ये इसमें 2-3 स्टूडेंट ही होते हैं और ये थोड़ा लंबा अर्से तक चलते हैं। और इसमें स्टूडेंट जो है ना वो डिस्कशन करते हैं आपस में। यानी मिसाल, तो टीचर ने लेक्चर समझाया तो बच्चे बाद में आपस में डिस्कस करते हैं कि उस्ताद ने क्या पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, किस चीज़ की मुझे समझ आई, किस चीज़ की मुझे समझ नहीं। यानी उस्ताद के लेक्चर का एनालिसिस करना, ये
इनफॉर्मल ग्रुप होता है। तीसरा ग्रुप होता है बेस ग्रुप, इसको लॉन्ग टर्म ग्रुप भी कहते हैं कि ये वाला ग्रुप लंबे अरसे तक चलता है, चाहे सेमेस्टर हो, एक साल हो। इसमें जो दोस्त आपस में मिल के पूरे साल की तैयारी करते हैं, किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो वो मिल के आपस में उसके ऊपर काम करते हैं और एट द एंड फाइनल प्रोडक्ट तैयार करते हैं। इसके जो है हम कोऑपरेटिव लर्निंग जो थ्योरी यानी इसकी दो टाइप्स हैं, एक होता है स्ट्रक्चर प्रोसेस आउटकम थ्योरी, सेकंड है सोशल इंटरडिपेंडेंस थ्योरी। जो स्ट्रक्चर प्रोसेस आउटकम थ्योरी है उसमें तीन देखें, पहला है स्ट्रक्चर, दूसरा प्रोसेस, तीसरा आउटकम थ्योरी। स्ट्रक्चर क्या होता है कि जो टीचर ग्रुप बनाता है, वो टीचर जो इंस्ट्रक्शन देता है वो ये वाली स्ट्रक्चर में आ जाएंगी। जो प्रोसेस है उसमें ये होगा कि इसमें बच्चों का आपस में कॉपरेशन, कैसे हर बच्चा जो है वो अपना किरदार अदा करता है, वो इसमें शामिल होगा। थर्ड है आउटकम। आउटकम में ये होता है कि उनके आपस में जो रिजल्ट्स निकल रहे हैं, फाइनल जो अचीवमेंट हो रही है वो रिजल्ट्स में आ रही होंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सोशल इंटरडिपेंडेंस थ्योरी ये तीन चीज़ों पर यह भी बिलीव कर रही होती है। एक ये चीज़ कि म्यूचुअल डिपेंडेंसी, कि बच्चों का आपस में, इंटरडिपेंडेंस का मतलब यही है कि एक दूसरे के साथ ऊपर डिपेंडेंसी। तो म्यूचुअल डिपेंडेंसी से मुराद ये है कि अगर एक बच्चा एक चीज़ में किसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो दूसरी चीज़ में दूसरा बंदा उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। इसी तरह जो ग्रुप्स हैं वो उसके अंदर जो बनाए जाते हैं वो भी टीचर की जिम्मेदारी है कि इस तरह के ग्रुप बनाने हैं। डायनामिक, अगर किसी ग्रुप को तब्दील करना पड़ता है, एक बंदे को किसी ग्रुप से उठा के दूसरे में करना पड़ता है, तो वो इसी चीज़ में आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। इसके प्रिंसिपल क्या है? एक तो देखिए पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस पैदा होती है, फेस टू फेस प्रोमोट इंटरएक्शन, जो आपस में एक दूसरे को बच्चे जो है ना सामने उसे पढ़ा रहे होते हैं। इंडिविजुअल एंड ग्रुप अकाउंटेबिलिटी, हर बच्चे की भी अकाउंटेबिलिटी हो रही होती है, ग्रुप की अकाउंटेबिलिटी हो रही होती है कि कौन सा ग्रुप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सोशल स्किल बिल्ड हो रही हैं, ग्रुप प्रोसेस देख लिया, फॉर्मल इनफॉर्मल है, लॉन्ग टर्म ग्रुप भी इसमें बन रहे हैं। इसके साथ असेसमेंट प्रोसेस, इसके असेसमेंट प्रोसेस में दो चीज़ें होती है, एक होता है प्रोसेस लेवल, दूसरा होता है प्रोडक्ट लेवल। प्रोसेस लेवल ये होता है कि वो आपस में काम कैसे कर रहे हैं, बच्चे आपस में किस तरह मिलजुल के, आपस में लड़ाई तो नहीं कर रहे हैं, आपस में मिलजुल के काम कर रहे हैं, ये उनका प्रोसेस हो जाएगा। और जो उनका एट द एंड जो हमें प्रोडक्ट हासिल हो रही होगी, जो हमें रिजल्ट मिल रहे होंगे, तो उसे हम प्रोडक्ट लेवल कह रहे होंगे। तो ये यानी जो एंड रिजल्ट होंगे वो प्रोडक्ट होंगे और जो उनका ड्यूइंग होगा वो प्रोसेस लेवल होगा। इसके बेनिफिट्स की तरफ चलते हैं कि बेनिफिट्स ये है कि पीपल हु लर्न कोऑपरेटिवली सक्सेस रेशियो इज मोर इन द वर्ल्ड, कि पूरी दुनिया में जहाँ लोग कोऑपरेटिव लर्न करते हैं तो वहाँ उनके जो है ना वो नताइज अच्छे आते हैं। और इसका जो फ़ायदा है वो बेनिफिशियल, ये इंक्लूसिव एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन है, वहाँ भी इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। या इसे हम कह सकते हैं ना, अगर एक कुंज़ेन है और कुछ लायक बच्चे हैं तो कुंज़ेन भी इससे फ़ायदा उठा रहे होते हैं और इससे दूसरे स्टूडेंट को मौका मिल रहा होता है, उससे सवाल पूछते हैं, एक दूसरे को सजेशन देते हैं, सोशल स्किल से सीखते हैं, टीम वर्क करते हैं आपस में, बच्चे एक अच्छे मैनर सीख रहे होते हैं और उन्हें जो है ना वो बच्चों में इतनी कैपेबिलिटी पैदा हो जाती है कि क्या चीज़ गलत है उसके खिलाफ खड़े होना, क्या चीज़ ठीक है उसके हक में खड़े होना, यानी राइट और रॉन्ग चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, उनके अगेंस्ट खड़े होना। और मल्टी डिपेंडेंसी, एक दूसरे के ऊपर सबकी आपस में डिपेंडेंसी होती है। डायनामिक बिहेवियर होता है कि वो हर तरह के बिहेवियर वहाँ पे चेंज हो रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। इसके अलावा पॉजिटिव एटीट्यूड पैदा होता है कि उस सब्जेक्ट के मैटर हैं, जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके मुतालिक उनके पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी वो सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग बन जाता है ना, जिसमें ये कॉपरेशन लर्निंग हो रही होती है। बच्चों की ऑरल कम्युनिकेशन बेहतर हो रही होती है, सोशल इंटरेक्शन बेहतर हो रहा होता है और जो आपस में उनकी रेस रिलेशन है, जैसे कास्ट का सिस्टम, यानी कौन सी ज़ात से है, कौन सा क्रीड से है, ये चीज़ें उससे निकल आती हैं। और इस तरह इन्वायरमेंट जो है वो एक्टिव हो जाता है, इन्वॉल्व एक्सप्लोरेटरी लर्निंग हो जाती है। इसके साथ ही हमारे पास जो है उसके बाद डिसएडवांटेज की तरफ चलेंगे। डिसएडवांटेज में ये होता है कि स्टूडेंट जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, तो संभव ये नुकसानदेह है। बच्चे में जो है ना वो खुद सेल्फ डिपेंडेंसी कभी कभी कम हो रही होती है। होग्स एंड लॉग्स, मतलब कि जो एक बंदा कर रहा होता है बाकी सारे उसके साथ चल रहे होते हैं, तो ये यही बर्डन एक बंदे के ऊपर होता है, ये भी नुकसान होता है। और ये बहुत जो है ना वो इसमें टॉकिंग बहुत सारी वो एक दूसरे के साथ बातें कर रही होती हैं, कुछ टाइम भी वेस्ट हो रहा होता है और इसमें ग्रेडिंग करना मुश्किल हो जाता है कि किस बच्चे ने काम किया और किस बच्चे ने काम नहीं किया, ये ग्रेडिंग करना भी इसमें मुश्किल हो रहा होता है। इसके बाद जो है टीचर रोल, टीचर का रोल इसमें क्या है? एक तो टीचर का जो सबसे बड़ा रोल है कि टीचर ने ग्रुप बनाने हैं, होमोजीनियस मल्टी ग्रेड एज ग्रुप, यानी हर एज के लोग हों, हर उम्र जो है ना वो हर लायक नलायक मीडियम ये सब हर तरह के लोग, यानी ग्रुप बनाने में उसका किरदार। और इस तरह मिक्स्ड एबिलिटी, यही चीज़ उसमें देखना। चाइल्ड लर्न एक्सेप्ट फीडबैक, उन बच्चों का फीडबैक लेना, उनको यानी कि ऑब्जर्व करना इसमें शामिल होता है। टीचर असिस्ट इफ नीड, और टीचर वहाँ पर सिर्फ जो है ना वो एज ए हेल्पर के तौर पर काम कर रहा
होता है, जब उन्हें ज़रूरत होती है। गाइडलाइन क्या है, जो इसमें एक चीज़ें याद रखनी चाहिए जो गाइडलाइन है कोऑपरेटिव लर्निंग के लिए। एक तो ये है कि डाइवर्सिटी ऑफ ग्रुप होना चाहिए, यानी ग्रुप जो बनाना है वो प्रॉपर होना चाहिए कि हर तरह के लोग उसमें हों, और मतलब सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के ग्रुप बनाया जाए। ग्रुप के साइज़ में इक्वल बॉयज़ गर्ल्स एज, यानी ये ग्रुप की इस तरह की चीज़ों को भी देखा जाए। और एक और चीज़ का ख्याल रखा जाए कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD के कौन सा चीज़ बच्चा जो जानता है और कौन सा बच्चा लर्न कर सकता है, इसका फोल्डिंग का ख्याल रखा जाए कि वो बच्चा जो है उसको जो किस मामले कहाँ पे उसे असिस्टेंस चाहिए होगी और कौन उसे असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकेगा। इसलिए हम लीडर वगैरह अच्छा चुन के बनाते हैं। MQ मोर नॉलेजेबल अदर, देख लेना है कि कौन नॉलेजेबल अदर है और किस किस ग्रुप में अच्छा जो नॉलेजेबल बच्चा जो है ना किस किस ग्रुप में शामिल करना है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम अपने प्रोसेस को मोर एफिशिएंट बना सकें। टीचर के साथ गैप होना चाहिए, नहीं हो कि टीचर जिस तरह ग्रुप में आपस में कुलीग आपस में बच्चे बातें कर रहे हैं इस तरह, मतलब वो आप डिस्कशन कर रहे हैं, ऐसे ही टीचर्स के साथ नहीं होनी चाहिए। एक टीचर के गैप होना चाहिए। ग्रुप लीडर उसमें एक अच्छा बनाना चाहिए। मॉनिटरिंग प्रोसेस होना चाहिए इस सारे मामले का, और इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस जो है उसके ऊपर भी फोकस होना चाहिए। इसके गोल्स क्या हैं, एक तो ये कि बच्चे एक दूसरे की हेल्प करें और जो बच्चे थोड़े से डल माइंडेड हैं उनकी भी लर्निंग हो जाए। और ये ब्लूम टैक्सोनॉमी की जो हमारी स्टेजेस हैं नॉलेज और इस तरह कॉग्निटिव और सारी जो उसकी जो डोमेन्स हैं, चाहे अफेक्टिव डोमेन है चाहे साइकोमोटर डोमेन्स है, उनके हम नीचे से ऊपर जा रहे होते हैं तो वो वाली फुलफिल होनी चाहिए। और मोटिवेट करना, कंडक्टिव इन्वायरमेंट की सारी चीज़ें इसमें आ रही होती हैं। होप सो आपको समझ आ गई होगी। कोई इसमें ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं थी। कोऑपरेटिव लर्निंग आपको जैसे नाम से शो है कि आपस में मिलजुल के पढ़ना, तो इसमें थोड़ी सी हम ये टेक्निक देखेंगे। इसमें कितनी तरह के ग्रुप होते हैं, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल और बेसलाइन ग्रुप हो गए। इसके दो टाइप्स हमने देखी, वो स्ट्रक्चर, प्रोसेस, आउटकम ग्रुप और दूसरा जो है इंटरडिपेंडेंस ग्रुप। तो ये दो तरह के हमने वो उसकी टाइप्स देखी। इसके अलावा हमने जो है ना उसके फ़ायदे देखे, उसके नुकसान देखे, क्या क्या चीज़ें इसमें मद्देनज़र रखनी चाहिए। बहुत सी कॉमन सी चीज़ें हैं और लेकिन इसको अगर गो थ्रू कर ली जाए, बाकी तो लिखना आपने जब भी एग्ज़ाम में आए तो आपने अपने वर्ड्स में लिखना है, कहीं एक्सप्लेन करना पड़े तो आपने अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है और आप जो है ना मतलब बता सकें। आपको एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होती है। और अगर इसके अलावा भी किसी टॉपिक पे अगर कोई आपका मसला है तो आप एजुकेशन के रिलेटेड कोई भी टॉपिक आप शेयर करें और इंशाल्लाह उसके ऊपर डिटेल डिस्कशन होगी। और कोई सी चीज़ की समझ नहीं आई तो बताइए। अगर आपको मेरे चैनल से फ़ायदा हो रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा जो है ना ये ताल्लुक़ ये लॉन्ग टर्म चले और एजुकेशन के रिलेटेड जो मसाइल हैं हम उसका जो है ना वो आसान हल निकालें। जज़ाकल्लाहु खैरा।